मीनाक्षी के स्कूल के बाहर शिवा की मुलाकात अपनी पुरानी मंगेतर जयती से होती है। जयती शिवा को उससे सगाई तोड़कर उसके चचेरे भाई भास्कर से शादी करने की वजह बताती है। जयती की बात सुनकर शिवा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो जयती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और तुम तो शास्त्री खानदान के बड़े बेटे तक नहीं हो। बचपन से लेकर आज तक हर चीज में तुम हमेशा अपने चचेरे भाई भास्कर से कमतर ही रहे हो। जब तुम 12 साल के थे तो तुम्हारे पूरे परिवार को शास्त्री खानदान से बेदखल कर दिया गया, और तुम्हारी माँ, वो भी तो तुम्हें उसी वक्त तुम्हें छोड़कर चली गई थी ना। मैं मानती हूं कि जब हम छोटे थे तो तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना इज्जत और ना ही नाम, क्योंकि वो सब तो तुम्हारे दादाजी ने तुमसे छीन लिया है। और तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। भास्कर से शादी करने की वजह बताकर जयती ने अपने बटुए में से एक डेबिट कार्ड निकालकर शिवा को देते हुए कहा, इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं और इसका पासवर्ड मेरा जन्मदिन है, तुम इसे रख लो। हालांकि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इससे तुम्हारा भविष्य तो सुधर ही जाएगा। देखो, मना मत करना। और इतना कहकर जयती ने एक बार फिर से शिवा के मासूम चेहरे को देखते हुए कहा, और मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। देखो शिवा, मैं जानती हूं कि तुम बचपन से ही मुझे बहुत पसंद करते हो। 2 साल पहले भी जब तुम्हारा रिजल्ट आया था और तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए थे तो तुम्हें बहुत बुरा लगा था। तुम्हें इसी बात का डर था कि तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पाओगे, इसीलिए तुमने। इतना कहते कहते अचानक जयती रुक गई। लेकिन जयती की बात सुनते ही शिवा की हंसी छूट गई, क्योंकि जयती शायद अपने आप को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही थी, जबकि उस कार एक्सीडेंट के पीछे की असली सच्चाई तो कुछ और ही थी, जो सिर्फ शिवा जानता था। हालांकि ये बात सच थी कि किसी जमाने में शिवा के लिए जयती को भूल पाना नामुमकिन था, लेकिन आज ना तो शिवा के हालात वैसे थे और ना ही खुद शिवा वैसा था। जयती की बात सुनकर भी शिवा ने कोई सफाई नहीं दी, वो सिर्फ सुनता रहा, क्योंकि मीनाक्षी पहले से ही उसे सब कुछ बता चुकी थी। तो जयती ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, जहां तक बात भास्कर की है तो वो शास्त्री खानदान का बड़ा बेटा है। आगे चलकर वो न केवल शास्त्री खानदान का मुखिया बनेगा, बल्कि विरासत में नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी उसे ही मिलेगा। भविष्य में वो इस पूरे प्रदेश का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा और यूनिवर्सिटी की टॉपर यानी कि मेरा ख्याल भी रखेगा। बचपन से ही भास्कर कलारी पट्टू का अभ्यास करता आया है। उसने एक बहुत बड़े गुरु से इसकी शिक्षा भी ली हुई है। उसके पास सब कुछ है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, उसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार है। जयती की बात सुनकर एक पल के लिए तो शिवा का मन हुआ कि वो जोर जोर से हंसे या फिर उठकर जयती को एक जोरदार तमाचा जड़ दे, लेकिन उसने खुद पर काबू करते हुए शांत स्वर में कहा, अपना ये खैरात का पैसा अपने पास रखो और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। शिवा की बात सुनकर जयती का चेहरा फीका पड़ गया। उसने अपनी बात मनवाने के लिए तेज आवाज में कहा, तुम इसे रख क्यों नहीं लेते और क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ? इतना कहकर जयती ने वो डेबिट कार्ड शिवा की तरफ सरकाते हुए गंभीर स्वर में कहा, शिवा, मैंने तुमसे माफी भी मांग ली। मैं तुम्हें हर्जाना देने को भी तैयार हूं। अब तुम और क्या चाहते हो मुझसे? जानते हो तुम्हारी वजह से लोग मुझ पर कितना हंसते हैं। इतना कहकर जयती ने एक गहरी सांस ली और लगभग हुक्म देते हुए शिवा से कहा, इसमें से 4 लाख रुपए तुम जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन 1 लाख रुपए तुम्हें बचा कर रखने होंगे। मेरी और भास्कर की शादी में तुम्हें उस 1 लाख रुपए के तोहफे खरीद कर हमें सारे समाज के सामने देने होंगे। भास्कर तुम्हारा भाई है, इसलिए मैं चाहती हूं जब तुम वो तोहफे सबके सामने हमें दो, तब सबको लगे कि उन तोहफों के साथ तुमने शादी के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी, ताकि मेरी शादी के दिन मेरे अतीत पर लगाए दाग कि मैंने तुमसे सगाई तोड़कर तुम्हारे चचेरे भाई से शादी कर ली, वो धुल जाए। आखिरकार मेरी शादी के बाद हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा और
ईमानदारी वाला होना चाहिए। जयती की बात सुनते ही शिवा की भौएं चढ़ गई और उसे चतुर वाला किस्सा याद आ गया। वो समझ गया कि उस दिन चतुर के साथ वो शादी का कार्ड भेजने का सुझाव जयती का ही था। हालांकि कहीं ना कहीं शिवा ये जानता था कि जयती का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाने का फैसला सही था, लेकिन उसके लिए जिस तरह जयती ने खुद को भगवान समझकर उसकी और उसके परिवार की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदा था, वो सोचकर शिवा को जयती से घिन आने लगी। शिवा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी, अब बस। मैंने हमेशा अपना हर कर्ज चुकाया है मिस जयती अय्यर, फिर चाहे वो किसी का उपकार हो या फिर बदला, तुम बस देखते जाओ। लेकिन शिवा के मुंह से ऐसी बात सुनते ही जयती के तेवर बदल गए। उसने खड़े होकर शिवा पर एहसान जताते हुए कहा, शिवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह चिल्लाने की? तुमने तो हमेशा मेरे लिए सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी की हैं। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम ये पैसे ले लो और अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताओ? जरा सोच कर देखो, ऐसा करके मैं तुम पर एहसान ही कर रही हूं। तुम्हें सिर्फ शादी में आना है और बड़ों के आगे झुककर उनसे माफी मांगनी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वाभिमान ज्यादा बड़ा है या तुम्हारे परिवार की जान? इतना कहकर जयती गुस्से में पलटकर वहां से जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक बार फिर से पलटकर शिवा की आंखों में देखते हुए वहीं से कहा, ख्यालों की दुनिया में रहना बंद करो शिवा और हकीकत को पहचानो। इस दुनिया में ऊंच नीच का फर्क तो इंसान के पैदा होते ही तय हो जाता है। भास्कर और मैं तो इंसानों के बीच भगवान शेषनाग की तरह श्रेष्ठ हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। जयती की बात सुनकर शिवा की हंसी छूट गई। उसने धीमे स्वर में जयती से पूछा, तुमने कभी सच में भगवान शेषनाग को देखा भी है? शिवा की बात सुनकर जयती चौंक गई और आश्चर्य से शिवा को देखने लगी। जयती के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देख शिवा ने कहा, तुमने सच में कभी भगवान शेषनाग को देखा ही नहीं है, तभी तो तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। जयती को शिवा की बात सिर्फ एक भद्दा मजाक लगी, इसीलिए उसने आंखें तरेड़ते हुए शिवा को देखा और मुंह बनाते हुए पलटकर वहां से चली गई। जयती के जाने के बाद शिवा बहुत देर तक वहीं बैठा, अपने और जयती के रिश्ते के बारे में सोचता रहा। कुछ देर बाद पास के स्कूल की घंटी बजी तो शिवा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और उठकर उस कॉफी शॉप से बाहर आ गया। रही बात जयती के उस 5 लाख रुपए के बैंक कार्ड की, तो उसे छूना तो दूर, शिवा ने पलटकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। कॉफी शॉप से बाहर निकलते ही शिवा ने अपनी जेब से उस गिरवी की रसीद को निकाल कर देखा। पते की जगह पर लिखा था अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप और गिरवी रखने की कीमत की जगह 6 लाख रुपए लिखे थे। सीधे शब्दों में कहें तो शिवा को अपनी मां का वो लॉकेट 6 लाख का पड़ने वाला था। उसने बड़ी ही उदासीनता से बड़बड़ाते हुए कहा, उम्मीद है गिरवी की दुकान वाले के पास कुछ इंसानियत बची हो और उसने वो लॉकेट अभी तक किसी और को बेचा ना हो। तभी शिवा की नजर पास से गुजरती हुई एक टैक्सी पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर टैक्सी को रोकते हुए उसके ड्राइवर से पूछा, अन्ना, अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटिक शॉप चलोगे? शिवा के मुंह से अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटिक शॉप का नाम सुनते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चलूंगा, लेकिन टैक्सी सिर्फ सेंटर में भार्गवन मार्ग के चौराहे तक ही जाएगी अन्ना। कल वहां कुछ समस्या हुई थी, इसीलिए आगे का रास्ता बंद है। इससे आगे आपको पैदल ही जाना होगा। टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर शिवा ने झट से हामी में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है अन्ना, चलो। इतना कहकर शिवा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही शिवा को ड्राइवर के कहे शब्द याद आ गए। सिटी सेंटर में भार्गवन मार्ग, भार्गवन खानदान की एक गिरवी की दुकान पूरे कोयम्बटूर की सबसे बड़ी गिरवी की दुकान थी और लगभग आधे कोयम्बटूर के लोगों का उनके यहाँ उठना बैठना था। यूं तो भार्गवन खानदान का व्यापार बहुत बड़ा था। शॉपिंग मॉल से लेकर सिनेमा हॉल तक और सुपरमार्केट से लेकर कपड़ों के ब्रांड्स तक हर जगह उन्होंने अपना व्यापार फैला रखा था। लेकिन जिस व्यापार के लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर थे वो थे पुराने जेवर, एंटीक वस्तुएं, पुरानी हस्तलिपि और पेंटिंग्स का व्यापार। उन्हीं की बदौलत कोयम्बटूर का नाम कलरी पाइट्टू के साथ साथ कला और साहित्य के लिए भी जाना जाता था।
टैक्सी में बैठे शिवा को अचानक याद आया कि एक बार उसके एक अध्यापक तो सिर्फ इसीलिए मशहूर हो गए क्योंकि उनके एक चित्रकारी का नमूना भार्गवन खानदान ने खरीद लिया था। उन्हीं की वजह से उस अध्यापक को अपनी चित्रकारी पूरी दुनिया को दिखाने का मौका मिला था। कुछ ही देर में शिवा सिटी सेंटर की भार्गवन गली के पास पहुंच गया। इस गली और शहर की बाकी ऊंची ऊंची इमारतों में जमीन आसमान का अंतर था। ये गली पुरानी एंटीक वस्तुओं का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित बाजार थी। गली के दोनों तरफ बने घर ज्यादा ऊंचे भले ही नहीं थे, लेकिन उन्हें एक खास पुराने तरीके से सजाया गया था। उस गली को देखकर ही लगता था मानो कोई पुराना सा गुप्त शहर पूरा का पूरा उठाकर यहां बसा दिया गया हो। उस गली में घूमते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप यहीं कहीं होनी चाहिए। तभी शिवा की नजर वहां की सबसे बड़ी दुकान पर पड़ी। उस दुकान के बाहर खड़ी ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां आने वाले लोग आम नहीं थे। इसलिए जैसे ही कोई उस दुकान के दरवाजे तक पहुंचता, एक महिला सहायक मुस्कुराते हुए तुरंत वहां उसके स्वागत के लिए पहुंच जाती थी। गिरवी की रसीद पर उसी दुकान का पता लिखा था, इसलिए शिवा चुपचाप उस दुकान में दाखिल हो गया। उसने देखा कि वहां की सारी महिला सहायकों ने एक जैसी चुस्त और खूबसूरत यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिसमें उनके शरीर के उभार साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर शिवा हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि अपने ग्राहकों को लुभाने का ये तरीका उसे अच्छा लगा था। हालांकि शिवा को उन महिला सहायकों की सुंदरता में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो उन्हें देखकर हैरान जरूर था, क्योंकि देखने में भले ही वो महिला सहायक एक खूबसूरत सजावटी सामान लग रही थी, लेकिन उनकी सांसें स्थिर और चाल सहज थी। उन्हें देखते ही शिवा समझ गया था कि वो सभी महिला सहायक कलरीपायट्टू की अच्छी जानकार है। शिवा ने मन ही मन कहा, जरूर भार्गवन खानदान का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा होगा, क्योंकि यहाँ की तो छोटी सी महिला सहायक भी कोई साधारण महिला नहीं है। तभी शिवा के सामने एक महिला सहायक आकर खड़ी हो गई। शिवा ने उसे देखते ही विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं यहाँ अपनी गिरवी रखी चीज छुड़ाने आया हूँ। इतना कहकर शिवा ने वो गिरवी वाली रसीद आगे बढ़ा दी, लेकिन उस महिला सहायक ने रसीद को हाथ में नहीं लिया, बल्कि केवल झुककर उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सर, आपका ऑर्डर बहुत बड़ा है, प्लीज मेरे साथ अंदर वाले हॉल में चलिए, इस तरफ से प्लीज। तो क्या होने वाला था शिवा के साथ उस प्राचीन एंटिक शॉप में? कहीं वहां जाकर शिवा ने कोई गलती तो नहीं की? क्या शिवा अपनी मां का हीरे का लॉकेट वापस ला पाएगा, या फिर यहां पर भी उसे किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा?